क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है कोरिएंडर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, धनिया फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है धनिया, या जिसको इंग्लिश में कोरिएंडर भी कहते हैं। वनस्पतिक नाम इसका है कोरिएंड्रम सटाइवम। इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो ये एपियेसी या अम्बेलिफेरी कुल का सदस्य है। इसकी गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो इसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स या द्विगुणित जो गुणसूत्र संख्या है वो 24 यानी 24 है। इसकी उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो 3 अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो इसके सेंटर ऑफ रीजन माने जाते हैं, जिसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन रीजन, दक्षिण यूरोप जिसको साउथ यूरोप भी बोलते हैं, और एशिया। तो ये 3 ऐसे रीजन हैं जिनको सेंटर ऑफ रीजन माना जाता है कोरिएंडर या धनिया में। उसके बाद इसकी पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो धनिया या कोरिएंडर जो है ये एक वार्षिक मसाला फसल है या एनुअल स्पाइस क्रॉप है। ठीक है, तो एक वर्ष के अंदर अंदर ही इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो प्लांट हाइट या पादप ऊंचाई की बात करें तो ये 12 से 24 इंच जो है वो इसकी प्लांट हाइट होती है। तो 24 इंच से ऊपर नहीं जाता ये और 12 इंच से नीचे नहीं जाता। इसके अलावा धनिया के अंदर अगर हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की बात करें तो इसको बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस, और ये जो है वो एपियेसी या अम्बेलिफेरी कुल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या लाक्षणिक गुण है। अब इस कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो इसकी हर एक यूनिट होती है या इकाई होती है उसको अम्बेल्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये अम्बेल्यूल क्या है ये हम लोग आगे डायग्राम के अंदर इसको डिटेल में समझेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसका व्रंत या स्टॉक होता है जिसको पेडंकल कहा जाता है। अब ये पेडंकल जो है ये शीर्ष पर कई ब्रांचेस के अंदर या शाखाओं के अंदर विभाजित होता है। इन शाखाओं को बोलते हैं रे। प्रत्येक जो रे है इसके बिल्कुल एपेक्स पर या शीर्ष पर जो फ्लावर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तो होते हैं सेंट्रल फ्लावर्स यानी केंद्रीय पुष्प, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल फ्लावर्स यानी कि जो परिधीय पुष्प। उसके बाद अब ये जो रे प्लस जो फ्लावर्स हैं इनको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, अम्बेल्यूल बोलते हैं, और इसी अम्बेल्यूल को एक यूनिट कहा जाता है। उसके बाद ब्रैक्ट्स या सहपत्रों की बात करें तो दो तरह के सहपत्र जो हैं वो हमें इस इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो है इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स, तो ये पेडंकल पर यानी कि जो व्रंत होता है पुष्पावली व्रंत वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं और इसके कक्ष से जो रेज हैं या अम्बेल्यूल हैं वो डेवलप होते हैं। दूसरे होते हैं इन्वोल्यूसल ब्रैक्ट्स। ये जो इन्वोल्यूसल ब्रैक्ट्स हैं इनके कक्ष से या इनके एक्सेस से जो फ्लावर्स या पुष्प हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये दो तरह के ब्रैक्ट्स इस पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके फ्लावर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जो धनिया है उसका हर एक पुष्प कैसा होता है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है, यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों के दोनों एक ही पुष्प या फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये व्रंतीय यानी कि पेडिसिलेट होता है। तो एक व्रंत के द्वारा जो पुष्प है वो अक्ष या एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक अम्बिल्यूल की बात करें अगर हम तो उसमें दो तरह के पुष्प या फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं केंद्रीय पुष्प जिनको सेंट्रल फ्लावर्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परिधीय पुष्प जिनको पेरिफेरल फ्लावर्स बोलते हैं। अब इनकी सममिति या सिमेट्री की बात करें तो जो केंद्रीय पुष्प हैं वो तो होते हैं त्रिजात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिजात सममित का क्या मतलब है, इसका मतलब पुष्प के अंदर एक से अधिक तल ऐसे होते हैं जहां से अगर हम पुष्प को डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह की सममिति क्या कहलाती है, त्रिजात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। दूसरी तरफ जो परिधीय पुष्प हैं या पेरिफेरल फ्लावर्स हैं ये कैसे होते हैं, एक व्यास सममित यानी कि जाइगोमॉर्फिक इनमें सिमेट्री पाई जाती है। जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब है, इसका मतलब पुष्प के अंदर केवल एक ही तल या प्लेन ऐसा होता है जहां से अगर हम पुष्प को काटते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह की सममिति क्या कहलाती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या एक व्यास सममिति। उसके बाद इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात करते हैं। तो प्रत्येक पुष्प के अंदर सबसे बाहर की तरफ हरे रंग के 5 सेपल्स होते हैं जिनको बाह्यदल भी कहा जाता है, और इनके चक्कर को बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहा जाता है। अब ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसका मतलब जो सेपल्स हैं या बाह्यदल हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर हम परिधीय पुष्पों की बात करें पेरिफेरल फ्लावर्स की तो उसमें जो पोस्टीरियर सेपल होता है या पश्च बाह्यदल जो होता है वो शॉर्ट साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और जबकि अग्र की ओर
या एंटीरियर साइड के जो सेपल्स या पेटल्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं या लार्ज आकार के होते हैं, और इसी वजह से जो पेरिफेरल फ्लावर्स हैं या प्रिदीय पुष्प जो है उनकी सममिति कैसी हो जाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हो जाती है। उसके बाद फिर अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो इसमें सफ़ेद रंग के यानी कि व्हाइट कलर के 5 फ्री पेटल्स स्वतंत्र दल जो है वो आपको दिखाई देते हैं, और इनके चक्र को बोलते हैं दलपुंज या कोरोला। और ये स्वतंत्र है, इसका मतलब जो दल है या पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये कोरस्पर्शी दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं, या इसको बोल देते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक दल के जो किनारे हैं वो दूसरे दल के किनारे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, उसको अध्यारोपित नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल उसकी सीध में रहेगा या बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसके सामने रहेगा। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कोरस्पर्शी या वॉल्वेट एस्टिवेशन या दल विन्यास। अब प्रत्येक पेटल या दल की यहाँ पे खास बात क्या होती है कि ये बाइलॉब्ड होता है या द्विपालित होता है, इसका मतलब 2 लॉब्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। किस प्रकार से डिवाइड होगा ये हम लोग फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें प्रिदीय पुष्पों की। खास बात है पेरिफेरल फ्लावर्स के अंदर जो पोस्टीरियर पेटल होता है या पश्च दल जो होता है वो शॉर्ट साइज का होता है, यानी स्मॉल साइज का होता है, छोटे आकार का होता है, जबकि जो एंटीरियर पेटल है या अग्र दल जो होता है वो लार्ज साइज का यानी कि बड़े आकार का होता है। और इसी वजह से जो पेरिफेरल फ्लावर्स हैं या प्रिदीय पुष्प हैं वो कैसे हो जाते हैं, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित हो जाते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग बात करते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन भाग की बात करें, तो प्रत्येक फ्लावर के अंदर आपको 5 स्वतंत्र पुंकेसर या फ्री स्टामेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्री या स्वतंत्र का मतलब ये है कि ये पुंकेसर आपस में या किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और पुंकेसरों का जो चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग या एंड्रोइशियम। उसके अंदर की तरफ हम लोग चलें तो इसका मादा जनन भाग या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 संयुक्त अंडक देखने को मिलते हैं, 2 फ्यूज्ड कार्पल्स देखने को मिलते हैं। इसको सिन कार्पस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इसमें बीजांड जो है यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो स्तंभीय बीजांड न्यास में यानी कि एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर जो बीजांड या ओव्यूल्स हैं वो लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो क्या कहलाता है, स्तंभीय बीजांडन्यास, या इसको एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आती है स्टाइलोपोडियम। तो स्टाइलोपोडियम का पाया जाना जो अम्बेलिफेरी या एपीएससी कुल है उसका लाक्षणिक गुण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें होता क्या है, जो अंडाशय है या ओवरी है उसके बिल्कुल एपेक्स पर या शीर्ष पर एक स्वोलन स्ट्रक्चर पाई जाती है या एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, ठीक है। और ये जो संरचना है ये वास्तव में क्या होती है, द्विशाखित मकरंद डिस्क होती है, या हम कह सकते हैं बाइफिड नेक्टर डिस्क होती है। बाइफिड का मतलब ये है कि 2 शाखाओं के अंदर या ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड होती है, और इसी नेक्टर डिस्क या मकरंद डिस्क को स्टाइलोपोडियम कहा जाता है। तो स्टाइलोपोडियम का पाया जाना जो एपीएससी कुल है उसका लाक्षणिक गुण है। उसके बाद फ्लोरल डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल फ्लोरल डायग्राम, या जो केंद्रीय पुष्प होता है उसका चित्र किस प्रकार से बनता है। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि त्रिजात सममिति जो है इनमें पाई जाती है। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो मदर एक्सिस या मातर अक्ष है, जिसके साथ जो पुष्प है वो लगा हुआ रहता है। उसके बाद सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हो इसमें ब्रैक्ट दिखाई देगा आपको। तो ये कौन सा ब्रैक्ट है, इन्वोल्यूसल ब्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर सबसे बाहर की तरफ एक चक्र होता है सेपल्स का। तो 5 सेपल्स हैं, 5 दल हैं, इनके चक्र को कहा जाता है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। तो देख सकते हो 5 सेपल्स हैं, ये फ्री हैं या स्वतंत्र हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन में है। कोरस्पर्शी दल बाह्य दल विन्यास जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो किनारे होते हैं सेपल्स के वो दूसरे सेपल के किनारे को ओवरलैप नहीं कर रहा, बिल्कुल सीध में रहते हैं। इस तरह का जो दल विन्यास है वो क्या कहलाता है, कोरस्पर्शी बाह्य दल विन्यास कहलाता है। उसके अंदर की तरफ हम लोग चलें तो 5 पेटल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये 5 पेटल्स भी इनका जो चक्र है वो कहलाता है कोरोला या दलपुंज, और 5 पेटल्स हैं, और प्रत्येक पेटल आप देख सकते हो दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बल्कि बिल्कुल उसकी सीध में है, उसका जो किनारा है। इसको बोलते हैं कोरस्पर्शी या वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो देख सकते हो आप प्रत्येक जो पेटल है वो 2 लॉब्स के अंदर, एक लॉब ये रहा, दूसरा लॉब ये रहा। तो प्रत्येक पेटल 2 लॉब के अंदर डिवाइडेड है, द्विपालित है, बाइलॉब्ड है, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है। उसके अंदर की तरफ हम लोग चलें तो नर जनन भाग या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई देगा आपको। तो उसमें 5 स्टामेन्स या 5 पुंकेसर दिखाई देते हैं। इनका जो चक्र है वो एंड्रोशियम या पुमंग कहलाता है। और ये जो स्टामेन्स हैं या पुंकेसर हैं ये ना तो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ना ही किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये फ्री या
स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग चलें तो सबसे सेंटर में आपको 2 कार्पेल्स दिखाई देंगी। आप देख सकते हो ये 2 कार्पेल्स या 2 अंडप हैं और ये अंडप आप एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड हैं या सिनकार्पस कंडीशन इसको बोलते हैं। और इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन देख सकते हो आप, जो ओव्यूल्स हैं वो बिल्कुल केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए हैं, इसको एक्साइल प्लासेंटेशन या स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। तो ये 2 बीजांड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे टीएस के अंदर। तो यह है इसका सेंट्रल फ्लोरल डायग्राम या जो कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल फ्लोरल डायग्राम की, यानी कि जो परिधीय पुष्प चित्र है, इसकी सिमेट्री कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक, यानी कि एक व्यास सममित होता है। क्यों एक व्यास सममित होता है ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको मात्रअक्ष या मदर एक्सिस दिख रहा होगा आपको, इस अक्ष के साथ जो फ्लावर है वो लगा हुआ रहता है। उसके बाद सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट होता है, इन्वोल्यूसल ब्रैकेट होता है या सैपत्र होता है। उसके बाद फिर सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहे होंगे सेपल्स। तो इसमें 5 सेपल्स या 5 बाह्यदल होते हैं, जिनके चक्र को कैलिक्स या बाह्यदल पुंज कहते हैं। और आप देख सकते हो जो पोस्टीरियर साइड है, मदर एक्सिस की तरफ वाला जो रीजन है या क्षेत्र है, इसको पोस्टीरियर एंड कहते हैं। जबकि जो इसके विपरीत या अपोजिट एंड होता है उसको एंटीरियर एंड कहा जाता है। तो नीचे की तरफ एंटीरियर एंड और ऊपर की तरफ पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर जो सेपल्स होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं या स्मॉल साइज के होते हैं, देख सकते हो आप। जैसे जैसे हम लोग एंटीरियर साइड की ओर या अग्र दिशा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो सेपल्स हैं इनका आकार बढ़ता जाता है या लार्ज साइज के होते जाते हैं। इसी वजह से जो सिमेट्री है वो कैसी है, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति है। उसके बाद पेटल्स की बात कर लेते हैं। तो पेटल्स कैसे हैं, अभी बाइलॉब्ड हैं, संख्या में कितने हैं, 5 हैं। तो 5 दल या पेटल्स हैं और इनके चक्र को कोरोला या बाह्य दलपुंज कोरोला या दलपुंज कहा जाता है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या फ्री होते हैं, इसका मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। और आप देख सकते हो जो पोस्टीरियर एंड है या पश्च जो सिरा है, वहाँ पर पेटल्स कैसे हैं, छोटे साइज के हैं या स्मॉल आकार के हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंटीरियर साइड की ओर बढ़ते हैं या अग्र दिशा की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो इनका साइज है या आकार है इन पेटल्स का वो बढ़ता जाता है। और इसी वजह से जो पेरिफेरल फ्लावर्स है वो कैसे हो जाते हैं, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित हो जाते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ चले हम लोग तो 5 स्टामेंस या पुंकेसर देखेंगे, जो कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इनके चक्र को पुमंग या एंड्रोशियम कहा जाता है। और ये जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं, ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या फ्री होते हैं। इसका मतलब ना तो ये आपस में जुड़ते हैं और ना ही किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़ते हैं। तो 5 संख्या में स्टामेंस या पुंकेसर देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद बिल्कुल केंद्र में आपको गायनोशियम देखने को मिलता है, जांग जिसको बोलते हैं। तो इसमें 2 कार्पेल्स या अंडप होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन होती है। और इसमें ग्रीन कलर के आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओव्यूल्स या बीजांड, जो कि केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए हैं। और इस तरह की का जो बीजांड न्यास है या प्लासेंटेशन है उसको बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन या स्तंभीय बीजांड न्यास। तो ये है अभी पेरिफेरल फ्लोरल डायग्राम या जो परिधीय पुष्प है उसका चित्र। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो धनिया है या कोरिएंडर है वो एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि पर परागित फसल है। तो इसमें ज़्यादातर पर परागण ही होता है। तो इसमें जो परागण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कीट जातियों के द्वारा या इंसेक्ट स्पीसीज के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इसमें करवाया जाता है। इसके फल का टाइप आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें क्रीमोकार्प टाइप का जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है, जो कि अम्बेलिफेरिया एपियसी कुल का लाक्षणिक गुण है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रजनन उद्देश्य की या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लोग ब्रीडिंग मेथड्स का या प्रजनन विधियों का उपयोग जो है वो धनिये के अंदर करते हैं। तो वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अधिक उपज या हायर यील्ड। तो धनिये की अगर हम बात करें तो इसकी जो सुगंधित पत्तियां होती हैं या जो फ्रेग्रेंट इनकी लीव्स होती हैं, उनको हम लोग सब्जी के अंदर या वेजिटेबल के अंदर सुगंध के लिए या फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसके जो सीड्स या बीज होते हैं उनको स्पाइसेस की फॉर्म में या मसाले के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए जो धनिया है इसको रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं के अंदर या दोनों सीजन्स के अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है या बोया जाता है या इसकी सोइंग की जाती है। ठीक है। इसके अंदर जो सीड यील्ड होती है या बीज उपज होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर या कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारक हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला है प्रति पौधा पुष्पक्रमों की संख्या, नंबर ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस पर प्लांट। तो एक पौधे पर जितने ज़्यादा संख्या में पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होंगे उतनी ही प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो ज़्यादा आएगी।
दूसरा है प्रति पुष्पक्रम अम्बिल्यूल इकाइयों की संख्या, तो नंबर ऑफ अम्बिल्यूल यूनिट्स पर इन्फ्लोरेसेंस, तो एक पुष्पक्रम के अंदर जितनी ज़्यादा संख्या में अम्बिल्यूल होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी। तीसरा है प्रति अम्बिल्यूल पुष्पों की संख्या, नंबर ऑफ फ्लावर्स पर अम्बिल्यूल, तो एक अम्बिल्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा संख्या में पुष्प होंगे उतने ही प्रति हेक्टेयर जो उपज है बीजों की हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। दूसरा है गुणवत्ता या क्वालिटी, तो इसमें दो तरह की गुणवत्ता देखी जाती है, एक तो है पत्तियों की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लीव्स, और दूसरा है बीजों की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ सीड्स। पत्तियों की गुणवत्ता की बात करें तो पत्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में हमें पत्तियाँ प्राप्त होंगी धनिया से, और ज़्यादा संख्या में हम लोग फ्रेगरेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। गहरा हरा रंग यानी डीप ग्रीन कलर जो है, जो पत्तियां हैं जितनी हरे रंग, ज़्यादा गहरे हरे रंग की होंगी उतनी ही बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है, उतनी ही ज़्यादा वो फ्रेगरेंट देंगी। बड़ा आकार, पत्तियों का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग फ्रेगरेंस उससे ले सकते हैं, तो लार्ज साइज। इसके अलावा सुगंधित यानी कि फ्रेगरेंट, तो इसकी फ्रेगरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हम लोग ज़्यादा फ्रेगरेंट जो है वो सब्जी के अंदर विकसित कर सकते हैं। तो ये चार कारक आते हैं जो कि पत्तियों की गुणवत्ता यानी लीव्स की क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। बीजों की गुणवत्ता की बात करें अगर अपने सीड्स की क्वालिटी की, तो बीजों का आकार जो है बड़ा आकार, लार्ज साइज, सीड जितने लार्ज साइज के होंगे उतने ही ज़्यादा स्पाइसेस की फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक समान आकार व आकृति, शेप एंड साइज जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, या सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए बीजों का आकार भी और आकृति भी, जिससे जो उपज है प्रति हेक्टेयर या हम कह सकते हैं उसकी जो क्वालिटी है मार्केट के अंदर प्राइस है वो ज़्यादा मिलता है हमें। उसके बाद आते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी या एक साथ पकने वाली, जितने भी उसके फ्रूट्स होते हैं वो एक साथ पकने चाहिए, जितने भी पौधों के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं वो एक साथ मैच्योर होने चाहिए ताकि हम उनकी हार्वेस्टिंग एक ही समय पर कर सकें। तो ये भी एक गुणवत्ता या क्वालिटी का कैरेक्टर या लक्षण आता है जो कि बीजों से संबंधित होता है। उसके बाद आता है शीघ्र बढ़ने वाली किस्में या फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज, तो ऐसी किस्में जिनकी पत्तियों का उपयोग हम लोग करते हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ या कायिक वृद्धि की ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है, तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा पत्तियों का आकार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ जो है वो प्राप्त होंगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा आता है अधिक अनुकूलन या हाई अडेप्टेबिलिटी, तो चूंकि हम जो धनिया है इसको रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो करवाते हैं, खरीफ क्रॉप की तरह भी ग्रो करवाते हैं, इसलिए जो सीजन है या ऋतु है या मौसम है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इसकी फसल के ऊपर। तो सभी मौसमों में जितनी भी सीजन्स हैं, चाहे वो विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, है ना, रेनी सीजन हो, तो सभी सीजन्स के अंदर ये अनुकूलित होनी चाहिए या अडेप्टेबल होनी चाहिए। और जो सॉइल है या मृदा, जिस भूमि पर हम लोग इसको उगा रहे हैं या बो रहे हैं, उस सॉइल के अंदर ये अडेप्टेबल होनी चाहिए, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलता वाइड होनी चाहिए, ठीक है, या अधिक होनी चाहिए। उसके बाद आता है रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि धनिया की फसल को संक्रमित करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो कम हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं और इन रोगों के प्रति हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक उद्देश्य रहता है, तो जिसमें विल्ट आता है, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू है, स्टेम गाल है, ब्लाइट डिजीज है और स्टेम रॉट है, ये कुछ रोग हैं जो कि धनिया की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य जो है वो रहता है। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि अटैक करते हैं धनिया की फसल को, और जिससे उसकी गुणवत्ता और उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इन इंसेक्ट से डैमेज को रोकना हमारा एक उद्देश्य रहता है, तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना भी उद्देश्य रहता है। तो ये कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि हम इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप कर सकें। तो इसमें आता है वाइट फ्लाई, इंडिगो कैटरपिलर आता है, एफिड है, कटवर्म्स है, थ्रिप्स है, माइट्स है, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है एजैविक प्रतिबल सहिष्णुता या एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, तो बहुत सारे ऐसे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो धनिया के अंदर उपज को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सूखा या ड्रॉट है, लवणता या सैलिनिटी है, तो इनके अगेंस्ट हमें टॉलरेंट वेराइटीज़ या सहिष्णु किस्में जो है विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रजनन विधियों की या ब्रीडिंग मेथड्स की। तो धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है या परपरागित फसल है, इसलिए जो परपरागित फसलों के अंदर हम लोग ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करते हैं या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर जो भी हम लोग प्रजनन विधियाँ उपयोग करते हैं, उन सभी का उपयोग हम लोग धनिया के अंदर या कोरिएंडर के अंदर सुधार या इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा सकता है,
ठीक है। अब वेराइटीज या किस्मों की बात कर लेते हैं। तो दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, एक तो होते हैं असिंचित क्षेत्र या नॉन इरिगेटेड एरियाज या ड्राई एरियाज बोल देते हैं इनको, और दूसरे होते हैं सिंचित क्षेत्र या इरिगेटेड एरियाज। तो जो असिंचित क्षेत्र यानी नॉन इरिगेटेड एरियाज होते हैं उनमें लार्ज साइज के ग्रेन्स वाली या बड़े दाने वाली और जल्दी तैयार होने वाली या अर्ली मैच्योरिंग जो वेराइटीज होती हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। जबकि जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं या सिंचित क्षेत्र होते हैं उनमें छोटे दाने वाली यानी स्मॉल ग्रेन साइज वाली जो वेराइटीज हैं वो ज़्यादा प्रचलित होती हैं या ज़्यादा उनका यूज़ किया जाता है। तो इनको हम लोग अलग अलग पॉइंट से पढ़ेंगे। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा धनिया की कुछ किस्में वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं और इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। NP के नाम से कुछ वेराइटीज़ हैं, NP 16, 21, 92, 95, 172 और 214। तो ये 6 वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं NP के नाम से। पूसा सिलेक्शन 360 ये एक वेराइटी है जो कि न्यू दिल्ली IARI के द्वारा डेवलप की गई है। इसके अलावा दिल्ली लोकल जो है, तो ये वेराइटीज़ हैं जो कि IARI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई हैं धनिया के अंदर। इसके अलावा UUARI दुर्गापुर के द्वारा विकसित किस्में, तो ये उदयपुर यूनिवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसने कई तरह की वेराइटीज़ डेवलप की हैं। RC के नाम से 2 वेराइटीज़ हैं, RC 1 एंड 3। RCR के नाम से 4 वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है, RCR 20, 41, 435 और 436। और UD के नाम से 2 वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है, UD 20 और 21। तो इन वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद TAURI द्वारा विकसित किस्में, मतलब तमिलनाडु जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा डेवलप जो वेराइटीज़ हैं, तो कोयम्बटूर के नाम से 3 वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं, कोयम्बटूर 1, 2 एंड 3। इसके अलावा CCHAU हिसार द्वारा विकसित किस्में यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं धनिया की। तो इसमें हिसार आनंद एक फेमस वेराइटी है। इसके अलावा नारनौल सिलेक्शन जो है वो भी एक फेमस वेराइटी है धनिया की जो कि डेवलप की गई है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा भी कुछ किस्में वेराइटीज डेवलप की गई हैं धनिया की, जिसमें T5365 नाम की एक वेराइटी जो है वो विकसित की गई है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा एक किस्म जो है वो वेराइटी डेवलप की गई है जिसको पंत हरितमा के नाम से जाना जाता है। तो ये धनिया की एक काफ़ी फेमस वेराइटी है। उसके बाद नवीनतम किस्में या लेटेस्ट वेराइटीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देशी किस्में या लोकल वेराइटीज़ जो हैं तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे गजेंद्र है, स्वाति है, सिंधु। गुजरात धनिया के नाम से 2 हैं, 1 एंड 2। CS के नाम से 2 हैं, CS 2 एंड 4 और DH5 के नाम से एक वैरायटी है। इसके अलावा UP41 के नाम से एक वैरायटी है, DWD3 एक वैरायटी है। इसके अलावा RCR के नाम से 3 वैरायटीज़ हैं, 435, 436 और 441। UD के नाम से 2 वैरायटीज़ हैं, 446 और 684। आज़ाद धनिया 1 नाम की एक वैरायटी जो है ये भी लोकल है या देशी है। उसके बाद विदेशी किस्में या एक्जॉटिक वैरायटीज़ की बात करते हैं तो इसमें एक ही वैरायटी का नाम आपको ध्यान में रखना है, सिम्पो S33। इसको बुल्गारिया एक देश है जहां से भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या पुनर्स्थापित किया गया था, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं
वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।